जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं का अध्याय फर्स्ट जिसका नाम है पर्यावरण, उसका एमसीक्यूज थर्ड लेकर उपस्थित हुआ हूं। थर्ड पार्ट है यह एमसीक्यूज का, जो कि जो है तो न्यू एनसीईआरटी पर आधारित है। दोस्तों यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये पर्यावरण जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। बीबीआई जो है तो टॉपिक है, इससे जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय बताओ, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार से जो है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो तरह तरह के जो उद्योग कारखाने खोले जा रहे हैं और जितना ज़्यादा जो है तो शहरीकरण हो रहा है उतना ही ज़्यादा जो है तो जो है तो फोर व्हीलर है ना और टू व्हीलर जो गाड़ियां चलती हैं उनसे उनमें जो है तो पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है और वही डीजल और पेट्रोल जब धुआं के रूप में निकलता है और पूरे जो वायु को जो है तो प्रदूषित कर देता है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इतना प्रदूषण हो गया है कि जो है तो मानव स्वच्छ वायु लेने के लिए जो है तो तरस रहा है इनके कारण, ठीक है। तो वही जो है तो क्या है, वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के अगर हम उपाय देखें तो जैसे घरों का कूड़ा कचरा बाहर निकाल खुले में डालना चाहिए, ठीक है। तो यह उपाय नहीं है, ठीक है। अगर हम कूड़ा कचरा घर के जो है तो बाहर खुले में डालेंगे तो उससे और भी जो है तो वायु का प्रदूषण होगा। अपने आसपास पानी इकट्ठा रहने देना चाहिए, यह भी जो है तो ये इससे भी प्रदूषण होगा, इससे जल प्रदूषण होगा, ठीक है। और इससे जो है तो मृदा प्रदूषण होगा। जब हम घरों का जो है तो कूड़ा कचरा जब बाहर खुले में डालेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा, भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म होगी। तीसरा है मृदा पशुओं को गड्ढा खोद कर उसमें दबाना चाहिए, ये वाला जो है तो सही ऑप्शन है, ठीक है। जो पशु हैं उनको जो है तो क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद करके और उसी में उन्हें दफना देना चाहिए। कारखानों की जो चिमनियाँ है वह नीचे होनी चाहिए, ये नहीं है। उनकी चिमनियाँ जो है वो जो है तो काफ़ी ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है तो जो उनका धुआं है जो कि वायु को प्रदूषित करता है वो ऊंचाई पर जो है तो जाकर निकले, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो इसका जो है तो ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, कि मृत जो पशुओं हैं उनको जो है तो गड्ढे में खोद कर दफनाएं, ठीक है। और इसको रोकने के और भी उपाय हैं, जैसे कि निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निजी बस वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रदूषण होगा, क्योंकि आप भी लेके जाएंगे कोई और भी लेके जाएगा, इस तरह से प्रदूषण ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप बस में चढ़कर जो है तो यात्रा कर लेंगे या ऑटो में बैठकर यात्रा कर लेंगे तो कम प्रदूषण होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर लेंगे। और वही अगर सारे लोग अपना अपना वाहन लेके चलेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा, है ना। अगला है कि धुआं देने वाले कारखानों को शहर से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, तभी तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। अगर वो शहर के पास होंगे तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करेंगे, ठीक है, जिससे जनसंख्या को नुकसान होगा। और मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए, ठीक है। और कारखानों की जो चिमनियाँ हैं उससे जो है तो नीची नहीं ऊंची रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो वायु का जो प्रदूषण है वह जो है तो ऊंचाई पर जाए और नीचे जो बसी हुई जनसंख्या है उसको कोई जो है तो नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनमें ऑप्शन है जैसे तापमान है, आर्द्रता है, आतपन है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, तापमान, ठीक है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिणाम है क्या, तापमान, ठीक है, क्योंकि वायु में उपस्थित गर्मी व ठंडी के परिणाम को तापमान कहते हैं, जो ऋतुओं के अनुसार बदलता है, ठीक है। आतपन एक कारक है, ठीक है, आतपन की अगर बात करें तो यह एक कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है।
आर्द्रता की अगर हम बात करें तो आर्द्रता क्या है, अगर हम आर्द्रता की बात करें तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि पश्चिम दिशा से आने वाली पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें ऑप्शन है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो पछुआ पवन, पश्चिम से चलने वाली जो पवन है उसे पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पवनें पश्चिम दिशा से चलती हैं और यह पवनें व्यापारिक पवनों के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। उत्तर गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में जो है तो इस पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, जैसे इसमें जो है तो ये मुख्य दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोला है, दक्षिण पूर्व बोला है, दक्षिण पश्चिम बोला है। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, ठीक है, और दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो यह पवन है, ठीक है, पछुआ पवन, यह जो है तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। मतलब दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम है, किधर चलती है, उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से कहाँ चलती है, उत्तर पूर्व की ओर चलती है, इधर को ओर चलती है। ठीक है, यहाँ पे चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, यहाँ चलती है। ठीक है, कहाँ चलती है, दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, इधर को चलती है। ठीक है, मतलब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे स्कूल, भवन, पेड़ पौधे, खुला मैदान और ये सभी। ठीक है, तो इसमें से हो जाते हैं पर्यावरण ये सभी हैं। ठीक है, खुला मैदान भी है, पेड़ पौधे भी हैं, स्कूल भवन भी है, ये सब पर्यावरण है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव को जो है तो ये प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधे भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है तो मानव को जो है तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से उसको सहयोग करते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि उनको फल देते हैं, छांव देते हैं, अप्रत्यक्ष यानी वर्षा कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। स्कूल भवन में जो है तो मानव के बच्चे जाकर जो है तो पढ़ते हैं, है ना, और खुला मैदान में जो है तो लोग कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये सब जो है तो क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। ठीक है, तो इनमें जैसे कि पेड़ पौधे लगाकर, आसपास सफाई करके, कूड़ा करकट फैलाकर, पानी को ढक कर रखना, तो इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, जो है सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये वाला सी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, मनुष्य पर्यावरण को जो है तो कूड़ा करकट फैलाकर जो है तो प्रदूषित करता है। ठीक है, जैसे कि स्कूल हैं, ठीक है, भवन हैं, है ना, सड़क और जो है तो पेड़ पौधे ये सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं मतलब सब पर्यावरण है। इन सभी को जो है तो अगर इन सभी के बीच में हम कूड़ा करकट फैलाएंगे, कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंक देंगे, यहाँ पे फैलाएंगे कूड़ा कचरा, यहाँ पे इन सभी के जो है तो आसपास कूड़ा कचरा अगर फैलाएंगे तो क्या होगा, पर्यावरण जो है तो नष्ट होगा, दूषित होगा, दूषित होने के बाद दूषित होने के बाद वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब अगला है हमारा क्वेश्चन कि मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन से नहीं हैं। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण के जो घटक हैं वो कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल है और वायुमंडल है। ठीक है, तो मानव निर्मित जो पर्यावरण के घटक कौन नहीं है इसमें से, तो वायुमंडल नहीं है। डी नंबर वाला ऑप्शन इसका
सही हो जाता है। मानव निर्मित घटक नहीं है, मतलब मानव ने इसको नहीं बनाया है, वायु को मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि इमारतों को बनाया है, पार्क बनाया है, पुल बनाया है। पार्क में लोग जाकर जो है तो सुबह शाम अपना जो है तो बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक है। इमारतें जहाँ पे जो है तो लोग रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग कारखाने भी खुल जाते हैं इमारतों में। ठीक है। पुल जहाँ से जो है तो जल को भारी बारिश होने के बाद जो है तो जल नीचे से क्रॉस करता है और ऊपर से लोग आते जाते रहते हैं, तो वो पुल, मतलब उन सभी को जो है तो मानव ने अपनी सुविधा के लिए, इन तीनों ही चीज को मानव ने अपनी सुविधा के लिए निर्मित कर लिया है, यही पर्यावरण है। जबकि अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल पर्यावरण नहीं है। ठीक है। इसलिए जो है तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, वायुमंडल। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सजीव प्राणियों के अंतर्गत कौन आते हैं। ठीक है। इसमें जैसे कि पादप एवं जंतु, इमारतें, उद्योग और स्थल। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है। तो सजीव, सजीव का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जो है तो जीव मतलब जान हो, जिसमें जो है तो क्या हो, जान हो, वो क्या है, सजीव कहलाएगा। जिसमें जो है तो क्या हो, जान हो, जिसमें जान हो वही क्या है, सजीव है। ठीक है। जिसमें जान हो। ठीक है। जिसमें जो है तो जान हो वह सजीव है, और जिसमें जान नहीं है वो क्या है, निर्जीव है। ठीक है। निर्जीव। ठीक है। मिट्टी एक निर्जीव साधन है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मिट्टी, मिट्टी जो है तो एक निर्जीव संसाधन है, फिर भी वो जो है तो हमारे ज़रूरतों को पूरी करता है। ठीक है। इसमें जान नहीं है। जबकि अगर हम जिसमें जान होती है, जैसे हरे भरे पेड़ पौधे ले लेंगे, हरे भरे पेड़, ये जो है तो सजीव हैं, जो कि जो है तो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो सजीव प्राणियों के अंतर्गत कौन आएगा, इसमें से पादप एवं जंतु है, इमारतें हैं, उद्योग हैं और स्थल हैं। ठीक है। तो कौन आ जाएगा, पादप एवं जंतु, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पादप एवं जंतु। पादप का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधे। ठीक है। क्या होता है, पेड़ पौधे, पादप का मतलब। ठीक है। और जंतु का मतलब समझते ही होंगे, है ना, कीड़े मकोड़े। ठीक है। ये सब जो है तो सजीव प्राणी है, इनमें जान है। ठीक है। जबकि इमारत में कोई जान नहीं है, उद्योग में भी नहीं है और स्थल में भी कोई जान नहीं होती है। इन तीनों में कोई जान नहीं होती है, ये सब के सब निर्जीव हैं। और अगर हम सजीव की बात करें तो यही है, पादप एवं जंतु। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्थल मंडल किससे बना है। ठीक है। इसमें ऑप्शन है उद्योग द्वारा, धर्म द्वारा, चट्टानों एवं खनिज द्वारा, परिवार द्वारा। ठीक है। तो स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो स्थल मंडल चट्टानों का बना हुआ है और खनिजों का, क्योंकि चट्टान पाए जाएंगी, उन्हीं चट्टानों में खनिज पाया जाएगा। ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है, हमारी जो है तो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो है तो 3 परतें हैं। ठीक है। जिसमें ये ऊपर वाली को जो है तो भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। ऊपर वाली को जो है तो भूपर्पटी कहते हैं। ये अंदर वाली को मेंटल कहते हैं, मेंटल। ठीक है। और इसको जो है तो क्रोड कहते हैं, क्रोड। ठीक है। तो इसमें जो है तो गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, इसमें गाढ़ा पदार्थ है, और इसमें जो है तो रेडियो एक्टिव तत्व हैं क्रोड में। और ये वाले में जो है तो प्लेटें बनी हुई हैं, ये प्लेटें हैं, प्लेटें हैं। प्लेटों को ही हम लोग चट्टान कह देते हैं। ठीक है। प्लेटें हैं, प्लेटें ही जो है तो चट्टान कहलाती हैं, और इन्हीं प्लेटों में अपन लोग रह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है तो समुद्र कहा जाए तो बांध बना हुआ है, यहाँ पे कोई जो है तो घर बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे जो है तो कोई पेड़ खड़ा हुआ है, इन्हीं चट्टानों के ऊपर। ठीक है। तो स्थल मंडल जो है तो चट्टानों एवं खनिजों का बना हुआ है। खनिज क्या होते हैं, जिनको खन करके निकाला जाता है भूमि के नीचे से, वही जो है तो खनिज है। ठीक है। और चट्टान, चट्टान तो कई प्रकार की होती है, कठोर और मुलायम। मिट्टी भी एक चट्टान है, जो मिट्टी है ना वह भी एक चट्टान है, लेकिन कैसी चट्टान है, वह कोमल चट्टान है। मिट्टी भी एक चट्टान है और पत्थर भी जो है तो एक चट्टान है। तो पत्थर कैसा, पत्थर जो है तो ठोस चट्टान है, और ये मिट्टी जो है तो मुलायम चट्टान है, मुलायम है।
ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि मानव व्यवहार को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है इमारतें, उद्योग धंधे, राजनीतिक स्थिति, आसपास का माहौल। ठीक है, तो इसमें जो ये आसपास का जो है तो माहौल है, ये सबसे ज़्यादा जो है तो मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, मानव के जो है तो व्यवहार को वो प्रभावित करेगा। मतलब जिस प्रकार से वहाँ के लोग होंगे उसी प्रकार से मानव भी ढल जाएगा। अगर वहाँ के मानव अच्छे होंगे, है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे होंगे तो कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर अच्छा ही बनेगा। लेकिन अगर गंदे होंगे तो वो भी गंदा बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो है तो चोरों की बस्ती में जाकर कोई बसेगा तो वह भी चोर हो जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारों और साहूकारों की बस्ती में कोई जाकर बसेगा तो वह ईमानदार बनेगा। ठीक है, यह इमारतें, उद्योग धंधे और राजनीतिक स्थिति ये प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन आसपास का जो माहौल होता है वो प्रभावित कर देता है मानव के व्यवहार को। मानव जिस प्रकार से वहाँ के लोग होते हैं उसी प्रकार से वो भी ढल जाता है। ठीक है, वही माहौल में वो भी पलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है तो डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मानव के व्यवहार को आसपास का माहौल प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है अपने ओर जो है तो आकर्षित करने वाला बल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है यह चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, दूसरा है सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, तीसरा है वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से बचाता है, चौथा है ये सभी। ठीक है, तो इसका जो डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, ये सभी मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वह है जो है तो चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आवश्यक है। दूसरा है सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको रोकता है, जैसे कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही जो है तो इसको रोक के रखता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है और वायुमंडल की उपस्थिति धूल कणों से जो है तो हमें बचाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा जो है तो कहाँ होती है, इसमें ऑप्शन है केरल, जैसलमेर, कोलकाता और चेरापूंजी। ठीक है, तो जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, जैसलमेर में जो है तो सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, केरल में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे पहले मानसून जब आता है अपने भारत में तो केरल से ही शुरू करता है। ठीक है, केरल से ही जो है तो वर्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, केरल से। और कोलकाता में कम बारिश चेरापूंजी में जो है तो इतना ज़्यादा नहीं होती है बट होती है। इसको जो है तो गीला स्थान के नाम से भी जाने जाता है, चेरापूंजी। ठीक है, और एक है मासिन राम। ठीक है, वो भी है। चेरापूंजी एक गीला स्थान है, कोलकाता है। ठीक है, जैसलमेर है। सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें तो जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पे कम बारिश होती है। ये राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर कौन कौन निर्भर है। ठीक है, तो कौन कौन निर्भर है, इसमें ऑप्शन है जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और ये सभी। ठीक है, तो पर्यावरण पर जो है तो कौन निर्भर होते हैं, तो पर्यावरण पर मानव भी निर्भर होता है, जीव जंतु भी निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे भी निर्भर होते हैं, क्योंकि पर्यावरण में ये तीनों ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो है तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण पर कौन कौन निर्भर होते हैं, तो ये सभी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं और मानव भी होते हैं, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं,
पारस्परिक क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया। ठीक है, ये जो है तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं आपस में। ठीक है, मानव के लिए जो है तो पेड़ पौधे उतने ही जरूरी होते हैं, ठीक है, जितने जरूरी जो है तो वायु होती है उसके लिए। ठीक है, मानव जो है तो पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मानव जो अपनी ज़रूरतें हैं, फल फूल, जलाऊ लकड़ी, वर्षा और ऑक्सीजन के लिए पेड़ों पर ही निर्भर रहता है। और जीव जंतु भी जो है तो पेड़ों पर ही निर्भर रहते हैं, ये भी पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। अगर पेड़ नहीं होंगे जंगल में तो इनका जीवन यापन नहीं हो सकेगा। ठीक है, इस तरह से जो है तो ये तीनों एक दूसरे पर जो है तो निर्भर हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति के ह्रास का कारण क्या है। प्रकृति का नाश, ह्रास का मतलब होता है उसका नाश या उसका खात्मा कैसे होता है, उसका प्रमुख कारण क्या है प्रकृति के अंत होने का। तो जीव जंतु की जरूरतें, ये नहीं हो सकता। जल मंडल, मानव की आग उगलती आवश्यकता और इमारतें। ठीक है, तो इसमें जो मानव की जो आग उगलती आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसका कारण सबसे ज़्यादा यही है प्रकृति के ह्रास का। प्राकृतिक ह्रास यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, मानव को आवश्यकता हो रही है, इसीलिए जो है तो वह घर बनाने के लिए जो है तो लकड़ियों का प्रयोग करता है, पेड़ पौधों को काटता है। ठीक है, और जीव जंतुओं का भी जो है तो मांस खाता है ना, जिस कारण जो है तो जीव जंतु का भी अंत कर देता है, और पेड़ पौधों को भी जो है तो काट कर वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेता है, खिड़कियाँ दरवाज़ा बनाने के लिए। ठीक है, और जो है तो इमारतें बनाने के लिए भी जो है तो प्राकृतिक चीज़ों का जो है तो वो क्या करता है, ह्रास करता है, खात्मा करता है। ठीक है, इसलिए मानव की जो आग उगलती आवश्यकता है वही प्रकृति के अंत का कारण है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है कि वस्तु विनिमय पद्धति किसका अभिन्न अंग है। ठीक है, इनमें ऑप्शन है व्यापार का, कराची का, मनोरंजन का, खेल का। ठीक है, तो वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, वस्तुओं का जो लेन देन होता है वह किसका अंग है, तो वह जो है तो व्यापार का अंग है। ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, मनोरंजन को नहीं लिया दिया जाता, खेल को भी नहीं लिया दिया जाता, कराची को भी नहीं लिया दिया जा सकता। ठीक है, तो लेने देने का जो काम है वो व्यापार कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए वस्तु विनिमय पद्धति का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है व्यापार। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुराने समय में मानव जीवन सरल क्यों था। ठीक है, इसमें इसलिए क्योंकि आसपास की प्रकृति से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं, इसलिए उनकी जो है तो जीवन सरल था। आसपास का वातावरण भी शुद्ध था, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, जिसके कारण से प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं होता था, पेड़ पौधे इतना ज़्यादा नहीं काटे जाते थे, इसीलिए पेड़ों से अच्छी स्वच्छ वायु जो है तो ऑक्सीजन के रूप में मिल जाती थी। ठीक है, अगला है कि ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक श्रम होता था और लोग ज़्यादा मेहनत करते थे उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए जो है तो इसका जो डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। पुराने समय में मानव जीवन सरल इसीलिए था, है ना, क्योंकि वह आसपास का वहाँ का जो वातावरण था वह शुद्ध था, प्रदूषित नहीं था किसी भी प्रकार का, ना तो जल प्रदूषण था, ना तो ध्वनि प्रदूषण था, और ना ही जो है तो वायु प्रदूषण था। इस पूरी तरह से शुद्ध वातावरण था वहाँ का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शारीरिक श्रम है, लोग मेहनत ज़्यादा करते थे, मेहनती थे। अब आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कितना सारा केमिकल का यूज करते हैं कृषि फसलों को उगाने के लिए, और फिर वही कृषि फसलों के सेवन से कई सारी जो है तो मानव में बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, और पहले के समय में कम जनसंख्या थी तो उतना ज़्यादा जो है तो जो ये खाद्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आज लोग करते हैं खेतों में, ये उस टाइम पे नहीं किया जाता था। इसीलिए वहाँ पे जो है तो शुद्ध अन्न उनको मिलता था खाने के लिए, इसीलिए वो ज़्यादा मजबूत होते थे और ज़्यादा मेहनत भी करते थे वो लोग। ठीक है, और आपस का जो वातावरण था वह भी जो है तो शुद्ध था, किसी भी प्रकार से उसमें प्रदूषित नहीं था, ना तो ज़्यादा ध्वनि थी, ना तो ज़्यादा जो है तो वायु प्रदूषित थी, और ना ही मृदा प्रदूषित थी, है ना। अगला था कि वह आसपास की जो प्रकृति से उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी, है ना, पेड़ पौधों से जितना जहाँ ज़रूरी होता था। लेकिन
आज भी ज़रूरत अपनी पूरी कर रहे हैं पेड़ पौधों को काट करके, लेकिन आज जनसंख्या ज़्यादा हो गई इसलिए ज़्यादा कट जा रहा है, इसीलिए तो स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और मानव में जो है तो काली, खांसी और जो ये अस्थमा जैसी बीमारियों का जन्म हो रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि पर्यावरण के प्राकृतिक घटक नहीं है। ठीक है, इसमें स्थल मंडल है, जल मंडल है, उद्योग है और जैव मंडल है। ठीक है, तो उद्योग जो है, उद्योग सी नंबर वाला ऑप्शन यह है, पर्यावरण का प्राकृतिक घटक नहीं है उद्योग। ठीक है, लेकिन स्थल मंडल प्राकृतिक है, जल मंडल प्राकृतिक है और जैव मंडल प्राकृतिक है। जैव मंडल को हमने नहीं बनाया है, जल मंडल को हमने नहीं बनाया है, स्थल मंडल को हमने नहीं बनाया, लेकिन उद्योग को हमने बनाया है। ठीक है, इसलिए उद्योग जो है तो प्राकृतिक घटक नहीं है। जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल है। स्थल मंडल 71% भाग पर जो है तो जल है, 29% भाग जो है तो स्थल है जिस पर हम रहते हैं। जल मंडल की अगर हम बात करें तो जल जो है तो 71% भाग पर है। ठीक है, और जिसे हम जो है तो पीते हैं। ठीक है, और जैव की अगर बात करें तो यह जल में भी जो है तो जलीय जीव जो पाए जाते हैं वो भी, और जो मतलब जो है तो जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनका मंडल जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का प्राकृतिक घटक नहीं है कौन? उद्योग। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसमें ऑप्शन है लैटिन, हिंदी, फ्रेंच, अरबी। ठीक है, तो किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से हुई है। सी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। जो पर्यावरण है उसका उत्पत्ति किससे हुई है? तो फ्रेंच भाषा के परिधन आवरण से हुई है। ठीक है, फ्रेंच भाषा से हुई है। पर्यावरण का निर्माण दो शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? परिधन आवरण से हुआ है। परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण से। ठीक है, परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहरी आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक है वही पर्यावरण है। यह हमारे जीवन का जो है आधार है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है, अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट की शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो है पर्यावरण हमें क्या प्रदान करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे सांस लेने के लिए हवा भी प्रदान करता है पर्यावरण। ठीक है, पेड़ पौधे हमें अच्छा जो है तो ऑक्सीजन देते हैं, स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, पानी के लिए जल भी जो है तो देते हैं, जल पीने के लिए जो है तो जल भी, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो वर्षा कराने में क्या है? सहायक होते हैं। पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, और खाने के लिए भोजन भी देते हैं, मतलब इनसे हम जो है तो फल फूल प्राप्त कर लेते हैं। फल फूल, मिट्टी है, मिट्टी भी एक पर्यावरण है। मिट्टी में हम फसलें उगा लेते हैं। ठीक है, और मिट्टी में ही जो है तो विभिन्न प्रकार की अपनी सारी जो है तो ज़रूरतें, बिल्डिंग बना लेते हैं, सड़कें, रेलवे ट्रैक है ना, इन सब चीज़ों का हम निर्माण कर लेते हैं। तो ये सब पर्यावरण ही तो हमें प्रदान करता है। ठीक है, हमें जल प्रदान करता है, हमें हवा प्रदान करता है, हमें पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, फल फूल वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें जो है तो हमें पर्यावरण प्रदान करता है। इसलिए इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।